हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये हम लोग यूपी पीसीएस आर के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, पीसीएस मंत्रा की। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 3 था। इसके 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे पिछले पार्ट में। ये पार्ट 2 रहेगा और इसमें क्वेश्चंस रहेंगे 26 से 100 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन तक कर लेंगे। करते हैं 27 से करते हैं। और अब यूपी पीसीएस आर का नोटिफिकेशन का भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी से कमीशन वैकेंसीज़ को रिलीज करेगा, तो थोड़ा अपना जो तैयारी है वो स्पीड अप कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और जनरल हिंदी पे काम कीजिए। ठीक है, जनरल हिंदी पे काम कीजिए। 140 जीएस और 60 यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मान के चलिए आप हिंदी पेपर 2 जो होता है 1 घंटे का पेपर होता है, आपको हर हालत में 55 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन सही करना है। और जीएस पेपर में 90 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 देखिए, यहाँ पे अरेंज करें पहले। चलिए 27 देखिए, प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए प्रवाल यानी ये कोरल के बारे में पूछ रहे हैं। कोरल रीफ पढ़ते हैं ना हम लोग, और इनके एग्जिस्टेंस के लिए ये कितना यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं कोरल के बारे में, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं कोरल्स के। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एनिमल होते हैं, है ना, ये ओशियनिक एनिमल है, ये समुद्री जीव होते हैं। दूसरी खास बात हम लोग पढ़ते हैं कि ये कलरफुल होते हैं, है ना, कलरफुल। इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बहुत सारी इनकी प्रजातियां होती हैं कोरल्स की। कोरल्स के आपको 1000+ यहाँ पे स्पीसीज मिल जाती हैं, जिनके प्रॉपर्टीज़ भी सबकी अलग अलग हैं। ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, इनके शेप अलग होते हैं, इनके साइज अलग होते हैं। और इनमें खास बात होती है कि ये ओशियन में, महासागरों में जितनी भी ये लाइफ है ना, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है 20% शेयर करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कोरल्स। और इनको सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो है क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज। उसी पे क्वेश्चन पूछा ही गया है, क्योंकि कोरल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनके डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतना अगर है तो ये एडजस्ट कर ले जाते हैं। अगर इससे प्लस होता है तो फिर इनको दिक्कत होने लगती है, इनकी लाइफ एक तरह से खतरे में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 28 देखिए, 28 में पूछा गया है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में वृद्धि होती है या फिर कटौती होती है, या फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इक्वेटर है ये, है ना, ट्रॉपिकल जोन है रहा 23.5 नॉर्थ से 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, ये ट्रॉपिकल जोन है ना। और यहाँ पे जो रेज हैं, ये सन की रेज जो हैं ये परपेंडिकुलर ओवरहेड होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे, इसके बियॉन्ड दोनों तरफ जाएंगे, दोनों हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो यहाँ पे सन की रेज तिरछी हो जाती हैं, है ना, तिरछी होने लगती हैं, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, इसको उल्टा भी बोला जा सकता है कि पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। दोनों बातें सही है। तो यहाँ पे देखो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर बोल रहा है, यानी इक्वेटर से आपको पोल की तरफ जाना है तो टेम्परेचर में कमी आएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। 29 में निम्नलिखित में से कौन कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं। मेघ यानी क्लाउड है, बादल के बारे में पूछा है। बादल के टाइप हम लोग पढ़ते रहते हैं, और ये सभी बादल अलग अलग हाइट पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना, अलग अलग हाइट पे ये एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा हाइट पे जो एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं सीरस, उनको बोलते हैं सीरस क्लाउड। सीरस को हिंदी में बोला जाता है पक्षाभ मेघ। बी ऑप्शन सही है। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करूँगा तो सारे यहाँ पे सारे क्लाउड्स देखना है आपको, और सभी की आपको हाइट देखना है। ठीक है, सभी की आपको हाइट भी देखना है, तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। 30 देखिए, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर में ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या होती है। ये तो प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन है, प्रेशर बेल्ट पढ़े हैं ना। अब देखिए यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कीजिए सारी चीज़ें। हम लोग ट्रेड विंड पढ़ते हैं सबसे पहले तो, है ना। ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, मार्क करने पे ये जो डायरेक्शन बन रही है इसको देखिए, ये ट्रेड विंड की डायरेक्शन हो गई। अगर मैं यहाँ पे वेस्टर्न ईस्ट की डायरेक्शन बनाऊँ तो वेस्टर्न ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखती है ना। तो ये वेस्टर्न ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। और इसके अबव आप जाएंगे तो यहाँ पे पोलर ईस्टर्ली जिन्हें बोलते हैं, या फिर जिनको ध्रुवीय पवन बोलते हैं, तो ध्रुवीय पवनों की जो डायरेक्शन होती है
ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक आपका साउथ हेमिस्फीयर है। ये पूछ रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूछ रहे हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होती है वो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन बनाऊँ तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और ये साउथ है, नीचे भी है और वेस्ट की तरफ भी आ रही है, तो ये साउथ वेस्ट हो गई, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ये डायरेक्शन है ना, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पे जो भी आपसे डायरेक्शन पूछा जाए यहाँ पे देख के आप लगा देना। चलिए 31 देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है, महासागरीय जल की सतह का औसत तापमान, औसत दैनिक तापांतर जो है वो ये 10 डिग्री सेल्सियस नहीं 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। ये बात समझ रहे हैं। ओशियन के बारे में खास बात क्या है, पानी की क्या खास बात होती है, पानी देर से गर्म होता है ना, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो जहाँ पे ऐसी स्थिति रहेगी वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ आ पाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर इससे कम रहता है। तो ये बात ठीक है, ये फैक्ट हम लोग यहाँ से पकड़ सकते थे, पहली बात सही लिखी है। और वही अगर हम स्थल की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्थल जो हैं वो जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो डिफरेंस ज़्यादा दिखने लगेगा। क्लियर है ना। अभी दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, यही वो आपसे जानना चाह रहा है, ये ज़्यादा खास पॉइंट है हम लोगों के लिए। सागरी जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जैसे यहाँ पे जून में लिखा है, ठीक है, जून में हम लोगों को समझ में भी आ रहा है, अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हाँ जून में बहुत गर्मी रहती है ना, गर्मी बहुत रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहना चाहिए, तो ये उच्चतम वार्षिक तापमान लिख भी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें। और यहाँ पे ये भी बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती है कि जून में अगर गर्मी रहती है तो यहाँ पे सागरी जल का उच्चतम तापमान भी होगा जून के मंथ में। ये आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, आपको 2 महीने शिफ्ट कर देना है, ठीक है, दोनों जगह पे। अगर उच्चतम तापमान पूछे तब भी वहाँ पे 2 महीने आपको शिफ्ट कर देना है, ठीक है, जून से। और न्यूनतम तापमान पूछा है तो आपको यहाँ पे दिसंबर लिखा है, 2 महीने शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपका जनवरी फरवरी, ठीक है, ये फरवरी में सबसे न्यूनतम देखा जाता है और सबसे ज़्यादा देखा जाता है अगस्त में। आप इसको ऐसे याद रखिए कि दिसंबर में ठंडी रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान दिसंबर में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है फरवरी के मंथ में और हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है अगस्त के मंथ में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए 32 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है किस महासागर की औसत लवणता यानी एवरेज सैलिनिटी सर्वाधिक किसकी है, किस महासागर की है। क्वेश्चन फैक्चुअल जरूर लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर तो अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। अटलांटिक ओशियन जो है इसकी एवरेज सैलिनिटी बाकी महासागरों से सबसे ज़्यादा है, बट क्यों है ये जानना ज़रूरी है। देखिए अगर आप पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को मैप पे देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन के जो लैटिट्यूड हैं और जो लॉन्गिट्यूड है, इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर जो सैलिनिटी है ये ज़्यादा है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के जो लैटिट्यूड हैं और जो लॉन्गिट्यूड हैं ये ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर किए हुए हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि सरफेस एरिया जो है अटलांटिक ओशियन का ओवर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये ज़्यादा है, ये पहला फैक्ट हुआ। दूसरा यहाँ पे कारण जो है एवरेज सैलिनिटी अटलांटिक ओशियन की जिस वजह से ज़्यादा होती है वो है डीपनेस। इसका एक फिनोमेना है जिसे बोलते हैं डीप वाटर, इसे बोलते हैं डीप वाटर फॉर्मेशन। इसको अगर समय मिलेगा तो पढ़ना, ठीक है, गूगल पे। डीप वाटर फॉर्मेशन का जो सिस्टम है ये अटलांटिक ओशियन में वर्क करता है, ये पैसिफिक ओशियन में वर्क नहीं करता। तो दूसरा कारण ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया अटलांटिक ओशियन, ये अच्छा क्वेश्चन था। 33 देखिए, महासागरीय जल की लवणता यानी सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहली बात देखिए, महासागरीय या फिर सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है, पहली बात लिखिए यहाँ पे मुख्य स्रोत पृथ्वी है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरी बात है जिस स्थान पर, जिस जगह पर टेम्परेचर अधिक रहता है और वेपराइजेशन अधिक होता है वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। रिलेशन समझते हैं ना, सैलिनिटी और टेम्परेचर में जो रिलेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पर लवणता भी ज़्यादा होगी,
दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात है नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है, ऑब्वियसली सही बात है। एक चीज़ जानिए, रनिंग वाटर जो होता है इसकी सैलिनिटी कम होती है, ठीक है। रनिंग वाटर की सैलिनिटी हमेशा कम पाओगे आप स्थिर वाटर से। और वैसे भी नदियाँ तो ये फ्रेश वाटर का सोर्स होती हैं ना, फ्रेश वाटर का सोर्स होती हैं। तो तीसरी बात भी सही है, यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। चलिए 34 देखिए, 34 इस तरफ है। यहाँ पे पूछा गया है सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। ये तो हम लोग कक्षा 11 और 12 में केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे, है ना। ये जो एनर्जी होती है फोटोन के फॉर्म में होती है। फोटोन के पैकेट्स पढ़ते थे ना, फोटोन के पैकेट्स। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 35 देखिए, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या फिर परत जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं। इसे बोला जाता है थर्मोक्लाइन, ठीक है, थर्मोक्लाइन। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 36 में पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है। पृथ्वी पर जो सोलर रेडिएशन आता है, ये पूछ रहे हैं कि ये किस किस क्या रूप होता है, इस वेव का क्या रूप होता है। ये शॉर्ट वेव होती हैं या फिर लॉन्ग वेव होती हैं। तो पृथ्वी पे वेव्स आ भी रही हैं, है ना, और पृथ्वी से वेव्स निकल भी रही हैं, रिलीज भी हो रही हैं। तो पृथ्वी को जो इंसोलेशन प्राप्त हो रहा है ना, जो इंसोलेशन प्राप्त हो रहा है ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में होता है। और पृथ्वी की एनर्जी यानी पृथ्वी की सतह से जो ऊष्मा रिलीज होती है ये लॉन्ग वेव में होती है, ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली, यानी इंसोलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। इंसोलेशन, इंसोलेशन यानी जो बाहर से आ रही है पृथ्वी की सतह पर, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, यहाँ पे असत्य बताना है। पहला स्टेटमेंट है महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उसकी ऊपरी सतहों पर होता है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल आसान सी है। उच्चतम तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर जो रहेगा टॉप सरफेस पे ही तो रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, ये बात भी ठीक है। सन की रेज पानी के अंदर कुछ ही गहराई तक तो पेनिट्रेट कर पाती हैं, है ना, पूरा थोड़ी ना पेनिट्रेट कर पाएंगे। दूसरी बात भी ठीक है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, ये टेक्निकल बात है। डी में पूछा है समुद्र का क्वथनांक यानी समुद्री जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सामान्य जल से निम्न ही रहता है। भाई समुद्र के जल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, खारा होता है ना, खारा होता है, नमक होता है, सॉल्टी होता है। तो उतना जल्दी तो बॉयल नहीं हो पाएगा जितना सामान्य जल हो जाएगा बॉयल, है ना। इसलिए क्वथनांक जो है समुद्री जल का वो ज़्यादा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, गलत ही पूछा गया था यहाँ पे। 38 देखिए, ग्लोब पर वायु दाब की कुल कितनी पेटियाँ होती हैं। प्रेशर बेल्ट पढ़े ना, ये पेटी आप लोग कितनी पढ़ते हैं, 7 पेटियाँ पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करूँगा और सारी पेटियों को एक बार देखना। चलिए 39 देखिए, देखिए 39 देखिए, यहाँ पे ये भी प्रेशर बेल्ट का क्वेश्चन है, वायुदाब क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, गलत बताना है। फेरेल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिसिस फोर्स के आधार पर किया था, ठीक है। इनकी थ्योरी का जो बेसिस था वो कोरियोलिसिस फोर्स ही था, ये बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है जिस दिशा में हवाएं प्रायः बर्स भर चलती हैं, बर्स भर अगर जो हवाएं चलती हैं उन्हें स्टेबल विंड बोलते हैं, ये भी ठीक है। पवनों का जो सोर्स होता है, ये जो चलने का जो सोर्स है वो क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट से, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट, है ना, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ ये बहती हैं। हाई प्रेशर का मतलब है कि उस जगह हवाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे हवाओं का बहुत ज़्यादा है। लो प्रेशर का मतलब है कि वहाँ पे हवाओं की मात्रा कम है। तो ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश की जाती है इन हवाओं के द्वारा। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं, सी पॉइंट करेक्ट है। डी पॉइंट है फेरेल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती हैं। देखिए बेसिक से पॉइंट है, ये इन्होंने उल्टा लिखा है। नॉर्थ हेमीस्फीयर में ये दाईं ओर बहती हैं हवाएं और साउथ हेमीस्फीयर में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो डी पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा था, ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये देखिए 40 देखिए, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है।
समकारी प्रभाव का मतलब है कि जलवायु में, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पाता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। अगर ये तटीय भागों की बात कर रहे हैं तो तटीय भागों में जो ठंडी है या फिर गर्मी है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। वेरिएशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है। और एक काउंटर इफेक्ट करने वाली धाराएं जो होती हैं उसे बोलते हैं स्थलीय समीर। ठीक है, स्थलीय समीर। चलिए 41 देखिए, मैच कराइए यहाँ पे। बिली बिली जो पवन है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, फान स्विट्जरलैंड ये भी करेक्ट है। ब्लिजर्ड कनाडा ये भी ठीक है। सिरक्को के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ये कि ये सहारा डेजर्ट से ये रेत भी साथ में ले जाती है, इसलिए इस हवा में रेत की मात्रा यानी बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये फ्लो करती है मेडिटेरियन सी की तरफ। मेडिटेरियन सी के ऊपर से फ्लो करते हुई इटली वगैरह में ये बहती है। तो इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो गिनी नहीं है, ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है। पहला पॉइंट गलत है, गलत पूछा था ना। चलिए, इसके तमाम नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। लीबिया की बात करें, लीबिया में गिबली के नाम से जानी जाती है। ट्यूनीसिया में ये चिली के नाम से जानी जाती है। और खमसिन जानी जाती है मिस्र में, इजिप्ट में। ठीक है। 42 है, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? गैसियस स्टेट से ये चेंज किस में हो रहा है? लिक्विड में। गैस से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं? ये तो कंडेंसेशन होता है, संघनन हो जाएगा। बट यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं पूछ रहे थे। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम यहाँ पे मैंने गलत टिक लगा दिया। प्रोसेस अगर पूछता तो ये संघनन हो जाता। ये तापमान की बात कर रहे हैं, जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक बोलते हैं। ओसांक टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा पॉइंट है टेम्परेचर का जहाँ पर गैस जो है वो सैचुरेटेड रहती है। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, और संतृप्त का वैसे मतलब क्या होता है, एक सामान्य अर्थ क्या होता है कि अब इस हवा में और चीज़ें नहीं आ सकती, है ना। और हवा में रहता क्या है ना, मॉइस्चर रहता है। इसका मतलब है संतृप्त का मतलब होता है कि मॉइस्चर अब और इसमें ऐड नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी 100% फिल्ड है मॉइस्चर से। हो जाएगा। 43 देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? रेनफॉल वाला रीजन कौन सा होता है? भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इजी था। 44 है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? अभी हाल ही में कुछ महीने पहले आपने देखा होगा हेलो इफेक्ट, है ना। हेलो इफेक्ट जो यहाँ पे राउंड राउंड करके एक आकृति बनती है, ये हेलो इफेक्ट इन्हीं सफ़ेद बादलों में बनता है। ठीक है, और ये सफ़ेद बादल होते हैं पक्षावस्तरी मेघ। 45 है, कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? ये जो ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे कौन सा चक्रवात आता है? ये पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। ट्रॉपिकल यहाँ पे साइक्लोन हो जाएगा। 46 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रुर प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं जर्मनी का, है ना, जर्मनी का। और रुर के नाम से एक रिवर भी है, जर्मनी में रिवर है। ये जो नदी घाटी है रुर रिवर बेसिन जो है, यहाँ पे कोयले का खनन होता है बहुत ज़्यादा, तो ये कोयला प्रदेश भी है। ठीक है, कोयला के लिए जाना जाता है। ये ज्योग्राफी में अक्सर पूछा जाता है मैचिंग वगैरह में। 47 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है। ये खान का नाम है, चिली में स्थित है, च्युइकी कमाटा। इसको मैप पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं यहाँ पे भी मैप इंसर्ट कर दूंगा तो देख लेना। ये कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर की वर्ल्ड फेमस ये माइन है, ताबा हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, 48 में पूछा है यूक्रेन का क्रीवाय राग और ब्राज़ील का मिनास जिरास प्रांत जो है किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? ये सभी नाम आप लोग याद रखें। ठीक है, ये ब्राज़ील का मिनास जिरास हुआ, जैसे अभी चिली का च्युइकी कमाटा देखा, और यूक्रेन का क्रीवाय राग हुआ। ये दोनों जगह फेमस है आयरन ओर के लिए। ठीक है, आयरन ओर, ये ऑप्शन ठीक है। जैसे अभी ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो मैप पे तुरंत खोलिए और इन सब रीजन्स को देखिए। नेक्स्ट कीजिए, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? राइन रिवर। आप लोगों का ये होमवर्क है कि इसका माउथ कहाँ पे है। ठीक है, माउथ बताना, यानी गिरती कहाँ पे है। 50 में विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, रेल मार्गों का जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है,
और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये 2 ऑप्शन ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर रेल मार्ग की बात हुई है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा रेल मार्ग जो है विश्व में, उसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल उसे बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन भी पूछा जाता है तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लगा देना व्लादिवोस्तोक तक। 51 देखिए, खिरगिज जनजाति जो है ट्राइब है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? खिरगिज ये किर्गिस्तान की ट्राइब है, बी ऑप्शन ठीक है। ये जो ट्राइब है ये ऊँट को अपना ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाया है ना, ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये परिवहन करते हैं ऊँट की सहायता से। 52 है, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति का नाम बताइए। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए। बुशमैन जो ट्राइब है ये कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। और कालाहारी डेजर्ट का एक्सटेंशन देख रहे हैं ना, बोत्सवाना यहाँ पे इस रीजन में एक कंट्री है ना, और बोत्सवाना के अलावा नामीबिया आपको दिखता है, नामीबिया। तो कभी कभी कालाहारी डेजर्ट ना बोल के ऐसे पूछ लेगा कि बोत्सवाना और नामीबिया में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, या फिर बुशमैन किस कंट्री की ट्राइब है, तो बोत्सवाना और नामीबिया लगाना है। मसाई ट्राइब जो है ये खास तौर से कीनिया की ट्राइब है ना, कीनिया की ट्राइब है। और ये क्या, ये गाय का खून पीते हैं, गाय का खून पीते हैं, रिचुअल है वहाँ की ये। आइए 53 पे आइए, जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? मैनचेस्टर एक तरह से ये सिंबॉलिक नाम होता है और ये फेमस रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। यहाँ पे ओसाका जो है ये जापान का मैनचेस्टर है, क्योंकि यहाँ पे भर के इंडस्ट्रीज हैं, भर के कारखाने हैं आयरन के, और आपको यहाँ पे स्टील के कारखाने मिलेंगे और इसके साथ साथ कपड़ों के कारखाने मिलेंगे। ठीक है। 54 है, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पिट्सबर्ग, डी ऑप्शन। 55 लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र। अभी आपने यहाँ पे 3-4 क्षेत्र देख लिए है ना, अलग अलग मिनरल्स के लिए। यहाँ पे लौह इस्पात के लिए पूछा गया है, तो लौह इस्पात के लिए जो लॉरेन क्षेत्र है ये फ्रांस में स्थित है, इसको मैप पे ज़रूर देखिएगा। और फ्रांस यहाँ पे शैम्पेन के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ पे शराब के लिए बहुत प्रसिद्ध है फ्रांस। फ्रांस में एक जगह है नॉर्मैंडी, ये भी आपको मैचिंग में कहीं कहीं दिख जाएगा। नॉर्मैंडी क्षेत्र जो है, पहली बात तो ये फ्रांस में है, और दूसरी बात है ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, नॉर्मैंडी क्षेत्र मिल जाएगा, मैचिंग में दिख जाता है। चलिए 56 देखिए, गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? गेहूँ की सबसे बड़ी मंडी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। 57 संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? आसान है, सैन फ्रांसिस्को। सिलिकॉन वैली समझते हैं ना, सिलिकॉन वैली का मतलब है कि जहाँ पे रजिस्टर का काम होता है, रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। रजिस्टर यानी चिप, ठीक है, चिप का काम होता है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत तगड़ा होता है। 58 देखिए, विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? 90% चावल का प्रोडक्शन होता है साउथ ईस्ट एशिया में। राइस की जब भी बात आती है तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? इसको फिलीपींस पढ़ते रहते हैं, है ना, फिलीपींस, ये याद रखना। इसका इंडिया में भी एक सेंटर है। इंडिया में सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में, है ना। इसको वेरीफाई करके बताइएगा। 59 देखिए, गेहूँ, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? सेकंड पोजीशन तो हमारी ही है, भारत की है। अगर प्रथम स्थान पूछा जाता तो चाइना हो जाता। ठीक है। 60 देखिए, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इससे ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में क्षारीय मृदा है। ये किस मिट्टी की प्रॉपर्टी बता रहे हैं? तो यहाँ पे दोमट मिट्टी नहीं होगा, कपासी मिट्टी नहीं होगा। ठीक है। लेटराइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ठीक है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा बारिश के कारण ही लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन ही होता है ना। तो लेटराइट भी नहीं होगा यहाँ पे, मरुस्थलीय मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डेजर्ट सॉइल है, क्योंकि इसमें ह्यूमस तो होता नहीं है, बारिश भी कम होती है और टेम्परेचर हाई रहता है, और नेचर में ये बेसिक भी है। ठीक है, बेसिक भी है, क्षारीय है, सी ऑप्शन ठीक है। 61 है, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भलीभांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? बहुत छोटी जोतों के साथ हाई प्रोडक्शन, बहुत छोटी जोतों के साथ हाई प्रोडक्शन, ये कब किया जाता है?
या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, लोगों के पास जो जोतें हैं वो बहुत छोटी छोटी हों, ठीक है, और इनके सर्वाइवल के लिए, पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए छोटे ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता हो। और ये प्रोडक्शन ज़्यादा यहाँ पे होने का मतलब क्या है, मतलब ये नेचुरली प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की जाती है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है, ठीक है। तो इसे, इस कृषि को गहन कृषि बोलते हैं, इंटेंसिव यहाँ पे एग्रीकल्चर बोला जाता है। 62 देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर है साउथ अमेरिका का, अर्जेंटीना में स्थित है ना, माउंट एकानकागुआ। और माउंट मैकिन्ले की बात करें तो ये तो यूएसए में है ना, यूएसए में अलास्का क्षेत्र में। किलीमंजारो यहाँ पे ये तंजानिया हो जाएगा, ठीक है, तंजानिया। और एटलस, ये बताइए एटलस कहाँ पे है? मोरक्को में, ये मोरक्को हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलिए 63 देखिए, दस्ते कबीर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? इम्पोर्टेंट है बट बेसिक है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्या आंसर है करेक्ट? ईरान के ये डेजर्ट हैं, ठीक है, ईरान के डेजर्ट हैं दस्ते कबीर और दस्ते लुट। देखिए आप लोग ज्योग्राफी का टेस्ट कर रहे हैं और साथ में मैप रखें, ठीक है, एटलस रखिए, और जो भी यहाँ पे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है उनको ज़रूर देखिए। मैं सारे क्वेश्चन पे मैप इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत समय यहाँ पे जाता है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, ठीक है, साथ में आप खुद से देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी आपके फैक्ट की। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता? तुरंत मैप खोलिए और रेड सी देखिए, ठीक है, रेड सी से जो टच होती हैं कंट्री, आपको राइट साइड में सऊदी अरब मिल जाएगा, जिबूती, ये तो साफ साफ पता है हम लोग को, है ना, क्योंकि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यमन भी टच करता है, लीबिया टच नहीं करता है, ठीक है, लीबिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 है, यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? कई बार पढ़े हैं, यूराल रिवर रसिया की है और वोल्गा रिवर भी रसियन रिवर है, ये ड्रॉप होती हैं, इनका माउथ है कैस्पियन सागर में। और मैपिंग में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि कैस्पियन सागर को टच करने वाली कंट्री टोटल कितनी है? 5 कंट्री पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने मैपिंग में ये सब क्वेश्चन किए हैं। 5 कंट्री कौन कौन सी हैं? रसिया है, ईरान है, अजरबैजान है ना, कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री अक्सर पूछा जाता है। ब्लैक सागर से जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं, कैस्पियन सागर से जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं, ये तो ना बिल्कुल मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, मतलब मैप दिखना चाहिए। और जब तक मैपिंग पे आपकी कमांड नहीं होगी तब तक आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये बात मान के चलिए, ठीक है। मैपिंग आपकी ठीक हो जाएगी ना तो ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगने लगेगा और काफ़ी काफ़ी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी मैप से ही। 66 देखिए, यहाँ पे मिलान कीजिए। बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के पास में स्थित है, ठीक है। बान जो शहर है राइन रिवर के पास में स्थित है, रिवर बैंक पर स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन रिवर हम लोग पढ़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा सही है। वियना के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और ये डेन्यूब रिवर के किनारे पे है, डेन्यूब, ठीक है। ये स्वान नदी के किनारे पे नहीं है, स्वान नदी तो ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है, ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है। और ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ, है ना, पर्थ के नाम से, तो पर्थ शहर के बारे में अगर पूछा जाए तब स्वान रिवर लगाइएगा, ठीक। चलिए 67 देखिए, डाउन्स क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। एक हम लोग डाउन्स पढ़ते हैं और एक बेल्ट पढ़ते हैं, है ना, इन दोनों में अक्सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, और बेल्ट ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े कंगारू हम लोग देखते हैं वो उसी घास के मैदान में पाए जाते हैं, डाउन्स में। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया की आप यहाँ पे भौगोलिक स्थिति जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मकर रेखा क्रॉस करती है बीचों बीच से, है ना, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र होगा? इसके बियॉन्ड तो ये ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, और मकर रेखा के आप साउथ में आएंगे तो ये कौन सा जोन है? ये शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण है, और डाउन्स की स्थिति साउथ की साइड में है। तो ये यहाँ पे जो बी ऑप्शन लिखा है उष्ण कटिबंधी यानी ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल तो नहीं होगा, ये तो टेम्परेट हुआ ना, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक हो जाएगा। देखिए 68 देखिए, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी देख रहे हैं ना, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ लोकेशन की बात हो रही है, कील कैनाल हम लोग पढ़ते हैं, सी ऑप्शन सही है।
69 देखिए, निम्न में से जापान के द्वीप, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। और इनमें सबसे बड़ा साइज में कौन है? होन्शु आइलैंड है, ठीक है, साइज पूछा जाता है, सबसे बड़ा होन्शु है। देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण जो क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्रम जो है सबसे उत्तर में होक्काइडो है। फिर इसके साउथ में आएंगे तो होन्शु मिलेगा, इसके साउथ में शिकोकू, और फिर इसके साउथ में क्यूशु। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन बन गया? ये बी ऑप्शन बन गया, ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। कर लेंगे। चलिए 70 देखिए, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? मिडिल एशिया जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री आती हैं, ठीक है। इसके अलावा किर्गिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है। बाकी जो अफगानिस्तान है ये तो साउथ एशिया की कंट्री है ना, साउथ एशिया में आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 71 है, निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? वेरी इजी, जिब्राल्टर की संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72, कॉन्गो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो रिवर कट करती है इक्वेटर को 2 बार, ठीक है। एक रिवर और है लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर, ये जो है ये बताइएगा किस रेखा को कट करती है 2 बार? 73 देखिए, रेड इंडियंस, एस्किमो, इनुइट तथा अलूटस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? इसको तो हम लोग रेड इंडियन से लगा सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इनको भी जाने रहिए। एस्किमो जो होते हैं ये घर अपना कैसे, कहाँ रहते हैं? ये बर्फ़ के घर बनाए रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से इनके घर रहते हैं, है ना। इनका नाम भी है, इनका नाम जो है मतलब इन घरों का जो नाम है उन्हें इग्लू बोला जाता है। 74 है, साउथ अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री बताइए जल्दी से। देखिए बोलीविया और पराग्वे हम लोग पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे मैप लगा रहा हूँ, मैप को देखिए, बोलीविया और पराग्वे। 75 है, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया किस लिए फेमस है? हीरा लिख दूँ? हीरा तो गलत हो जाएगा अगर हीरा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे किम्बरले का पठार पूछा है, किम्बरले की खान नहीं पूछा है। माइन अगर पूछे, खान अगर पूछे तो किम्बरले की खान तो साउथ अफ्रीका में है, और एक खान फेमस है डायमंड के लिए, ठीक है, डायमंड के लिए। एक किम्बरले का पठार है ये ऑस्ट्रेलिया में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती मत कर देना। 76 है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप तथा दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? न्यूजीलैंड को आप देखे होंगे, यहाँ पे न्यूजीलैंड 2 आइलैंड में बसा हुआ है ना, 2 आइलैंड में बसा हुआ है। ये स्टेट पूछ रहे हैं, ये जल संधि कौन सी है? इस स्टेट का नाम है कुक स्टेट, ठीक है, कुक जल संधि। 77 देखिए, यहाँ पे कैपिटल बताना है बस, आसान सा क्वेश्चन है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। पेरू की कैपिटल लीमा है। वेनेजुएला की कैपिटल बताइए। ये भी करेक्ट मैच है, काराकस। और चिली की कैपिटल क्या है? क्योटो तो नहीं है, क्योटो कैपिटल है इक्वाडोर की, है ना, इक्वाडोर की। चिली की कैपिटल है सैंटियागो, सैंटियागो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो गलत यहाँ पे पूछा था, डी ऑप्शन हो जाएगा। 78 देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो बांग्लादेश हो जाता, है ना, बांग्लादेश हो जाता। यहाँ पे सबसे कम पूछा है, सबसे कम बॉर्डर शेयर होती है म्यांमार के साथ, ये ऑप्शन ठीक है। 79 है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? भारत से बड़ा यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। अर्जेंटीना बड़ा नहीं है भारत से, डी ऑप्शन ठीक है। हम लोगों का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में? 7th पोजीशन में हम लोग आते हैं। तो पहला रूस हो जाता है, फिर चाइना हो जाता है, फिर यूएसए हो जाता है, इसके बाद कनाडा हो जाता है, फिर ब्राज़ील, और फिर छठवां देश ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे फिर इंडिया, ठीक है। चलिए 70 नहीं 80 करना ना, 80 देखिए। बताइए यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बताइए। आसान है तो, लद्दाख हो जाएगा। 81, जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? त्रिपुरा के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ना इंटरनेशनल, उसे जीरो लाइन बोला जाता है, ध्यान रखना। 82 देखो, तटीय मैदानों के संबंध में बताइए कौन सा गलत है। चलिए यहाँ 81 तक कीजिए, ठीक है, इसको फिर पार्ट 3 में करते हैं बाकी क्वेश्चन।
यहाँ पे बच्चे अच्छे शोर करने लगे हैं तो डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में। मिलते हैं फिर पार्ट 3 में। थैंक यू।